हाल ही में अपनी हाई प्रोफाइल नौकरी छोड़कर आने वाले आईजी के पद को त्याग कर बिहार के राजनीति में कूदने वाले वो शख्सियत वो नाम जो पिछले 42 घंटे से लगातार बिहार के मीडिया में छाया हुआ है और पूरे बिहार भर के मुसलमान जिनसे लगातार मिलने आ रहे हैं, रास्ता कायम करने आ रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनके इरादे, उनके मुस्तकबिल पर प्लान, उनका काम, सब पर लोग ध्यान केंद्रित करके मुसलमान उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। मेरी मुराद है अभी अभी राजनीति ज्वाइन करने वाले आईजी नूर हुदा साहब से हमारे सामने मौजूद है। नूर हुदा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। आईजी साहब, आपने बड़ी नौकरी छोड़ी है, एक बड़ा ओहदा छोड़ा है, 5 साल नौकरी बची हुई थी और उसके बाद बिहार में आपने वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को ज्वाइन किया है। लगातार पिछले 42 घंटों से हमने जो खबरें चलाई, बाकी जो नेशनल मीडिया या फिर बिहार की मीडिया या सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, उन खबरों में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं और कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बिहार में जो मेन स्ट्रीम की जो राजनीति करने वाली जो 2 पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, जिसको आप गठबंधन में मान सकते हैं, कांग्रेस या फिर आरजेडी मान सकते हैं, आपने कांग्रेस और आरजेडी को छोड़ करके वक्फ बिल के बड़े मुद्दे को लेकर के आपने अपनी जो शान शौकत थी वो छोड़ा है और राजनीति में कूदे हैं। लेकिन वीआईपी क्यों? लोगों का ये सवाल है कि आखिर वीआईपी क्यों? वीआईपी में क्या रखा हुआ है? कई सवाल आपने एक साथ मिक्स कर दिए, लेकिन मैं बारी बारी से सब चीज़ों पे आता हूँ। पहली बात तो ये कि वीआईपी क्यों, मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ, पार्टी ज्वाइन करने वक्त भी बताया था। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो पुरानी कहावत है ना कि समंदर में मिलने के बाद दरिया दरिया नहीं रहता। तो मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं, और जहाँ तक बड़े लोगों का बात है, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, उनके यहाँ मेरे जाने के बावजूद मेरा कोई वजूद नहीं रह जाता, मेरी कोई पहचान नहीं रह जाती, या मेरे पास करने को कुछ नहीं रहता। उनके बनाए हुए रास्ते, उनके सिस्टम पे चल के और उनकी आइडियोलॉजी और उनके फिक्स आइडियाज़ के साथ या उनके सेटअप के साथ हमको एक पोजीशन मिल जाती या हम एक कुछ बन जाते। वीआईपी के मुकेश जी जो है ना, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मेरी उनसे बहुत लंबी बातचीत हुई थी, बहुत उनसे हमारी अच्छी दोस्ती है, अच्छी जिसको कहते हैं गुफ्तगू है। उनकी पार्टी एकदम नई है। जो नए लोग होते हैं ना, वो नई सोच, नए विचार और नई परिकल्पना के साथ, नए थॉट प्रोसेस के साथ आते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जिन पार्टियों को देख चुके हैं, ठीक है, दे आर ऑल रिस्पेक्टेड, वो इज्जतदार पार्टियां हैं और समाज में उन सबका बहुत कंट्रीब्यूशन है इस देश को, इस समाज को, प्रदेश को आगे लाने में। नीतीश जी की भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी तो जो प्यूरिटन पार्टी है वो तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और लालू जी की भी पार्टी है। उन सब में जाके मैं एक जस्ट जिसको कहते हैं ना, लकीर का फ़कीर बन के रह जाता। यहाँ क्या है कि ये पूरी लिबर्टी है। मुकेश जी ने कहा कि देखिए, मैं जो है सिर्फ शोषितों, वंचितों और डिप्राइव्ड और जो लोग डाउन ट्रोडन हैं, जिनकी सिस्टम में पूछ नहीं है, जो ऑप्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, मैं उन लोगों की बात करता हूँ। और उन लोगों में उनका बड़ा, जिसको कहते हैं ना, थॉट प्रोसेस बड़ा यह है कि मैं मल्लाहों का नेता हूँ, सन ऑफ मल्लाह तो ज़रूर हूँ, लेकिन मुसलमान भी एक बड़ा वर्ग है इस राज्य का, इस देश का एक बड़ा प्रतिशत है जो उसी तरह सुविधा विहीन है, उसी तरह डिप्राइव्ड है, उसी तरह जो है हालात से मुसीबतों के पहाड़ में है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी, छोटी पार्टी ज़रूर है, नई पार्टी ज़रूर है, लेकिन मेरी पार्टी में इतना स्कोप हो, मेरी पार्टी में ये भेद ना हो कि ये केवल और केवल चंद जातियों की ही पार्टी है। मेरी पार्टी ऐसी पार्टी हो जो तमाम धर्म और तमाम जातियों में जो लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड अभी तक उस लेवल पे नहीं आ पाया, उन सब की आवाज़ को मुखर करें।
तो ऐसा तो मुकेश सहनी जी में कोई ऐसी बुराई तो है नहीं। और यहाँ आपको एक फ्रीडम है करने को, एक्सपेरिमेंट करने को, या जैसे कुछ करने ही को नहीं रहेगा। मैं आरजेडी में जाके या कांग्रेस में जाके एक टिकट लेके चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि आज के डेट में मुसलमानों की बिहार में, हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा है, बिहार चूँकि आने वाले दिनों में यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो हर आदमी, हर समाज, हर तबके का कोई ना कोई रहनुमा है, कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो उनकी बात कर रहे हैं, जो उनका, आप अपना शेयर अगर शासन में नहीं मांगेंगे, सिस्टम से शेयर नहीं मांगेंगे, तो आपको कोई नहीं देने जा रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ तमाम सुनने वालों से कि इस देश का क्या गाड़ी, जो इस देश की जो विकास की गाड़ी है, या इस देश का जो प्रोग्रेस होना है, क्या मुसलमानों को छोड़ के होगा क्या? अगर एक बड़ा तबका 18% का एक शेयर जो है वो अगर पीछे रह जाएगा, तो ये गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए उनकी बात करने वाला, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का और उनको आगे ले जाने का, उनको भी इस देश और मुल्क और प्रांत के शहरी होने का सही जो है एहसास दिलाने वाला कोई तो आदमी हो, जो उनकी आवाज़ को सिस्टम तक पहुंचाए, जो उनकी आवाज़ को पॉलिटिकल एरिना में ले जाए, जो उनकी आवाज़ को सियासी लोगों के बीच कहे कि भाई आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए, एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जिसमें मुसलमानों की भी शमूलियत हो जाए। इस 18% की आबादी को अगर आप इग्नोर करेंगे, तो ये आपके लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी लाइबिलिटी बनने जा रही है। मुकेश पार्टी को आपने सिर्फ इसलिए अपनाया कि वो वॉइसलेस लोगों की आवाज़ है, या फिर ये भी रहा है कि अगर दूसरी पार्टियां जो है वहाँ पर जाने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ फल नहीं पाता है, फूल बड़ा नहीं हो पाता देखिए, है? टिकट तो मुझे कोई भी पार्टी दे देगी, आप सब जानते हैं। टिकट मेरे लिए इशू नहीं था। मेरे लिए इशू है कि जो पार्टी मुझे प्लेटफॉर्म देगी, वॉइस देगी, जो ये फ्रीडम देगी कि आप इन 18% का एक जो बड़ी जमात है, उस जमात की बात आप करिए, उस जमात को कोशिश करिए कि उनको हम समाज की मुख्य धारा में लेके आए, उस जमात के बारे में आप सरकार में कंसर्न रेज करिए, सरकार को अवेयर करिए कि ये जमात कहाँ जा रहा है, कहाँ छूट रहा है, आप इनको कैसे डिप्राइव देख रहे हो, आप इनको कैसे टॉलरेट कर सकते हो अगर ये इस हालत में रहे। तो वो फ्रीडम वहाँ है। और कोई ऐसी मुझे नहीं लगता है कि कोई, मैं किसी बड़ी पार्टी में चला जाता तो बड़ी पार्टी के अपने बड़े कारोबार होते हैं, बड़े अफेयर्स हैं, उनके पास 50, यहाँ आपके पास करने को कैनवस जो है बहुत बड़ा है, लेकिन आपका है कि आपका सर्टेन चीज़ में आप अपने आप को कंपोज और कंपाइल्ड हो कि हमारे पास जो है बहुत लड़ने को 243 सीट नहीं है। अगर आप अपना परफॉर्मेंस जो है सबको जोड़ के अच्छा करते हो, तो आपकी आवाज़ डेफिनेटली सिस्टम में सुनी जाएगी। एक और सवाल, हाई प्रोफाइल नौकरी, ऊंचा ओहदा, आईजी लेवल, 5 साल की बची हुई नौकरी, उसके बाद भी वो हार्ट कैसे काम कर गया? फैमिली में लोगों को कन्विंस कैसे कर लिया आपने? एसी में रहना, बिल्कुल साहब 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 कहलाना, अब अचानक अब आप जाएंगे, आप सड़कों में जाएंगे, खेत में जाएंगे, खलियान में जाएंगे, जहाँ पर एक छोटे से छोटे, अदना से अदना मजदूर को भी आप जाएंगे, उनके बीच बात रखेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको अपनी बात पहुंचाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। तो एक अचानक से एक हाई प्रोफाइल आदमी जब नीचे जाएगा, जब वो ज़मीनी लोगों से मिलेगा, तो ये आपने अपने आप को कैसे तैयार किया है? कैसे अपने आप को आपने कन्विंस किया है? अपने घर वालों को कैसे कन्विंस किया है? बच्चों को कैसे कन्विंस कर लिया आपने? देखिए, मेरी ज़िंदगी के अभी तक जैसे 2 पार्ट कट चुके हैं, अब थर्ड पार्ट में मैं इंटर कर रहा हूँ। तो जैसे शुरुआती 25 सालों तक तो हमने पढ़ाई लिखाई की, और उस वक्त कंफर्ट लेवल ऐसा नहीं था कि ऑलवेज एसी में रहते थे, या ऑलवेज जो है कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल था, या बहुत कंफर्ट ऐसा नहीं था। पहले तो सबका जीवन वैसा ही था, हम लोग अच्छे वेल ऑफ घर से थे, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी में वालिद थे, फिर भी वो ऐसा नहीं था जो आज है। लेकिन अगले 28 साल में ज़रूर वर्दी में रहा हूँ, सरकार के बहुत हाई प्रोफाइल पोस्टिंग्स में रहा हूँ, अच्छे ओहदे पे रहा हूँ, सब कुछ रहा हूँ, सब कंफर्ट था, सारा कुछ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है, जैसे हमारे वालिद कहते थे ना कि जब जैसन तब तैसन, ना करे तो मर्द कैसन। तो वो हमारे वालिद की बात हमको अभी भी याद है, हम अभी भी वैसे ही हैं।
वही हुदा है जो हम सीतामढ़ी के किसी गांव से, छोटे से गांव से निकले थे। हम आज भी उतनी मेहनत करते हैं। आज भी मैं सुबह 4:30 बजे जगता हूँ और फजर की नमाज के बाद मैं 10 किलोमीटर रोज़ दौड़ता हूँ। आज भी हमारा दिन वैसे ही कटता है। तो हमें कभी कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं है। और एक मैंने पहले भी बताया इंटरव्यूज़ में कि एक लेवल के बाद जो है ना ज़िंदगी में ये रहता है कि अब आप सैचुरेशन पे हो। सैचुरेशन का मतलब घर में है, बच्चे हैं, सब सेटल्ड है, सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। तो आपको लगता है कि खला है, इसको कुछ कैसे यूज किया जाए, इसको कुछ किया जाए, कुछ इनोवेटिव किया जाए। ज़िंदगी तो एक ही मिली है ऊपर वाले से। तो अगर जो भी सांसें बची है उसमें अगर हम कुछ एक बड़े समाज के लिए, एक बड़े जिसको कहते हैं औरा के लिए कुछ कर सके, एक कुछ वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन छोड़ के जाएं तो दुनिया तो थोड़ा अपने आप को भी अच्छा लगेगा कि चलो कम से कम कुछ तो वैल्यूबल किया, कुछ समाज को देखेंगे। अपने लिए तो सभी जीते हैं, हम जी लिए अपने लिए। आप सोच रहे हैं लोगों के लिए जो कर सकते हैं करें, मेहनत करेंगे और चाहेंगे तो कि थोड़ा बहुत भी अगर हम किसी जगह या किसी भी समाज के कहीं भी किसी लोगों को टच कर पाएँ, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत भी चेंज ला पाएँ, तो खुशनसीबी होगी हमारी। सवालों की कड़ी और बढ़ रही है। एक और सवाल हो जाए, अब आप राजनेता हो गए हैं, राजनीति में आ गए हैं, नौकरी में थे, आपने 2 बड़े अवार्ड पाए हैं। बताएँगे कि वो ये जो 2 बड़े अवार्ड्स मिले आपको, वो किस काम के लिए मिले और आपने किस तरीके से उन कामों को अंजाम दिया, जिन कामों ने आपको अवार्ड दिलवाया? देखिए बात बहुत गुफ्तगू बड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि सब जब आप और अगर कम शब्दों में जानना चाहेंगे तो? यूनिफॉर्म में रहते हैं तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारे ओकेज़न आते हैं जब आप कुछ बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं, तो आपको माओवाद पे आपने सरकार नक्सलियों पे आपने रिकॉग्नाइज बढ़िया करती काम है। किया है। माओवाद में जो सबसे मेमोरेबल था, एक बार राजधानी को उड़ाने के लिए 50 किलो आरडीएक्स लगाया था उन लोगों ने। अच्छा। वो मैंने खुद जो है जाके उसको डिटेक्ट किया और एक पुलिया के नीचे लगा रखा था। तब आपकी पोस्टिंग कहाँ होती हाँ, थी? तब मैं धनबाद में उस वक्त पोस्टेड होता था। चिचाकी एक जगह है वहाँ पे हजारीबाग ज़िले में। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पे उस वक्त माओवाद बहुत चरम पे था। तो उस वक्त राजधानी के फेस में कलवर्ट में इन लोगों ने लगा रखा था और मेरी किस्मत कही है, पेट्रोलिंग पार्टी पहले से थी भी। तो उस घटना को आई कैन नॉट फॉरगेट क्योंकि उसमें बहुत लोगों की ज़िंदगी दांव पे थी और इतना बड़ा आरडीएक्स का खेप पकड़ना, तो वो एक बहुत अच्छा मौका था जिस वक्त अल्लाह ने हमको ये एजाज़ दिया कि हमने बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने से और नुकसान होने से रेलवेज़ का और इंडियन गवर्नमेंट का और समाज का बचा लिया था। और भी कई घटनाएं जैसे बहुत चिचाकी, लातेहार, रिचू बुटार, उन सब में भी नक्सल्स की काफ़ी घटनाएं होती रहती थी। वो बड़ा सिक्योरिटी का सेटअप बहुत ही इंट्रिकेट होता है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें आप बाहर डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वक्त बीत गया। और फॉर्चुनेटली अभी बहुत ही बढ़िया देश का माहौल है कि अब उग्रवाद पे कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब हम सब ने और सरकार ने और सब जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उग्रवाद और नक्सलिज्म और टेररिज्म को रोकने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और भी कई ओकेजन्स हैं जब मुझे स्पोर्ट्स में, तो मैराथन में आप सब जानते हो, जैसे मैं मैराथन दौड़ता हूँ, हर मैराथन में मेडल मिलता है। मेरे पास इतने सारे मेडल हैं तो कभी दिखाऊंगा, ढेर सारे मेडल पड़े हुए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उस सब में, वो बहुत रूटीन चीज़ है, सबको मिलता है, मुझे भी मिल गया, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा। कुछ लोगों के और कमेंट्स आ रहे हैं कि खुदा ना खास्ता मानिए कि आपको टिकट नहीं मिला, या अगर टिकट मिलता है, चुनाव लड़ते हैं और अगर हार जाते हैं, तब क्या आपकी जो नौकरी अभी है और तब जो हालात होंगे, तो लोग कमेंट करते हैं कि तब क्या होगा? वैसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 5 साल के बाद तो मैं ऐसे भी रिटायर हो जाता। ये ज़िंदगी जो सिलसिला है ये एक ना एक दिन ख़त्म होना है। आज ख़त्म हो, कल ख़त्म हो, ये अपने हाथ में तो है नहीं। कल को ना मैंने देखा है, ना आपने देखा है, ना जो चाहने वाले हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने देखा है। लाइफ जो है ना वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। बहुत बचपन से आप हम सब पढ़ते आ रहे हैं, नो रिस्क नो गेन। तो अगर जिसने रिस्क नहीं लिया, जिसने लाइफ को ये नहीं सोचा कि आप अगर जीते हो तो यू शुड लिव इन, जिसको कहते हैं ना प्रेजेंट, टाइम इज़ नाउ वाला कंसेप्ट है। कल क्या हो जाएगा उसमें कौन सी बड़ी बात है।
अगर हो सकता है मेरी किस्मत में लिखा होगा मैं कहीं भी किसी रास्ते से मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, ये भी तो हो सकता है। ये हमेशा क्यों सोच रहे हैं कि कल खराब ही होगा? कल के ये जो हम सोच नहीं पा रहे हैं उससे अच्छा होता है। आप अब्राहम लिंकन कितनी बार चुनाव लड़े आपको पता है? 16 बार वो हारे। तो अब्राहम लिंकन से आप वो कौन सा चुनाव है जो नहीं लड़ा उन्होंने, म्यूनिसिपैलिटी से लेकर और प्रेसिडेंट तक का? तो अगर अब्राहम लिंकन सोचता कि मैं इस देश कभी मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो आप काउंट कर लीजिए उन्होंने कितनी बार इलेक्शन लड़े, फाइनली ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये तो हम आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। एक थॉमस जेफरसन की कहावत है कि आई बिलीव इन लक बट आई मोर बिलीव इन लक व्हेन आई पुट द हार्डर वर्क आई कैन डू व्हाटएवर। मतलब जितनी भी कोशिश मैं कर लूँ, मैं अपनी किस्मत में ज़रूर यकीन करता हूँ, लेकिन किस्मत मुझे तभी रिवॉर्ड देती है जब मैं बहुत मेहनत करता हूँ या मैं सख्त से सख्त कदम उठाता हूँ। तो बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए। मतलब आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा दुनिया में सबसे फेवरेट आदमी मेरे लिए गांधी है। और गांधी को मैंने बहुत पढ़ा है, गांधी पे मैंने बहुत सारी किताबें देखी हैं, और गांधी से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हूँ। और गांधी की मैं बता रहा हूँ कि उसकी इतनी इज्जत करता हूँ कि अगर गांधी जी के बारे में जो मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि आज से आने वाली पीढ़ियाँ ये यकीन नहीं करेगी कि इस जैसा कोई हाड़ मांस का पुतला इस धरती पे आया था। तो अभी ज़रूरत है हिंदुस्तान के लोगों को गांधी को समझने की, गांधी को पढ़ने की, गांधी को जीने की। वो अद्भुत आदमी है, और गांधी जैसा इस धरती पे कोई मनुष्य तो पैदा नहीं हुआ। अब वो अमर है, गांधी जी अमर हैं। एक सवाल और है, जैसे ही आपने राजनीति ज्वाइन की उसके बाद अगले 42 घंटे तक लगातार बिहार के सारे मीडिया में, चाहे वो मेन स्ट्रीम की मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जिस तरह की मीडिया हो, सबसे ज़्यादा चर्चा होने वाला नाम, सबसे ज़्यादा सुना और देखे जाने वाला नाम आईजी नूरुल हुदा। और जो ये मुसलमान तबका है, मुस्लिम माशरा है, ये जो पूरी की पूरी जो आबादी है, आपने जैसे ही कहा कि मैं पूरे मुसलमान 18% की बात करता हूँ, 18% में न कोई अगरा है न कोई पिछड़ा है। तो पटना में आप थे, लगातार लोग, पटना के लोग, आसपास बिहार के कई ज़िला के लोग आपसे मिलने आने लगे, नंबर तलाशने लगे, आपसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। आप यहाँ हैं, घर पे लोग मिलने आ रहे हैं, अभी हमारे सामने कई सारे लोग आकर बैठे हुए हैं, पीछे यहाँ पर बैठे हुए हैं मिलने के लिए। तो आखिर आईजी नूरुल हुदा ने ऐसा कौन सा थॉट्स लाया है, कौन सी उम्मीदें लाई हैं, कौन सा चिराग जलाकर डाला है सामने कि लोग इतने ज़्यादा आप पे चर्चा कर रहे हैं, उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं, आपको और सुनना चाहते हैं, आपके बारे में और जानना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं। ऑब्वियसली ज्यूज़ आर नंबर 1, इस्लाम इज़ नंबर 2, 2.2 बिलियंस मुस्लिम्स हैं वर्ल्ड में। फिर नाउअडेज हिंदूज़ आर थर्ड, हिंदू लोग 3 नंबर पे आ गए। तो बहुत लंबी बहस का वो है, जिसको कहते हैं बहस का सब्जेक्ट है कि कौन क्या है, कौन कैसे है, बहुत लंबा उसमें यह है। लेकिन रिलीजन क्या है? रिलीजन आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि एक सुप्रीम पावर है, और जो किसी वो उसमें आप भेद मत करो। यू शुड नॉट डिफ्रेंशिएट कि देयर इज़ अ सुप्रीम पावर एंड ही इज़ सो मैनी, ही इज़ डिफरेंट। इस तरह से आपके लिए एक खुदा, एक गॉड, एक अल्लाह है, उसी तरह अल्लाह के लिए इंसान भी एक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान वो हो, सिख हिंदू हो, हो, ईसाई हो, कोई मुसलमान भी हो, हो। सिख हो, ईसाई हो, आप उसको एक मानते हो। ये कैसे हो सकता है कि वो आपको डिफरेंट माने? कुरान में कम से कम दर्जनों आयतें ऐसी है जो ये कहता है कि तुम सबको हमने इंसान पैदा किया, और तुम सब इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते, आदम की औलाद होने के नाते आपस में भाई हो। मैं सिर्फ इंटरनल रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ मुसलमानों में। मुसलमानों को ये मानना पड़ेगा कि हमारे पैगंबर ने अपने आखिरी खुतबे में क्या कहा कि तुम में से कोई न छोटा है, न बड़ा है, न काला है, न गोरा है, न नाटा है, न मोटा है, तुम सब आपस में भाई हो। और आज के बाद मैं तुम्हारे हाथ में ये कुरान और ये इस्लाम दीन छोड़ के जा रहा हूँ। ये तुम्हारा गाइड बुक है, ये तुम्हारा अल्लाह की का दीन है, अब तुम्हें इसे संभालना है।
तो अब इसमें जो है ये जाति कहाँ से आ गई? पहली बार 1874 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में कास्ट सेंसस कराया। सेंसस में अंग्रेज़ों को यह हिंदुस्तान की समझ तो थी नहीं। उन्होंने सेंसस में क्या किया कि जैसे जो हमारा जो सनातनी हिंदू धर्म है, यह शुरू से ही एक कास्ट लाइन पे बटा हुआ है, 4 वर्ण के आधार पे, जैसे भी जो बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और ये सब वैश्य एंड शूद्र पे बटा हुआ, वो उनके स्क्रिप्चर का भी पार्ट है। वो ऐसा कस्टम्स वो जीते आ रहे हैं, वो चला आ रहा है उनके यहाँ बटा। अंग्रेज़ जब यहाँ आए, मुगल्स यहाँ आए, तो उन्होंने देखा, वो उसको तस्लीम करते गए कि ऐसा ही चलता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो तो बहुत बात के कन्वर्ट्स हैं, वो देशज लोग हैं। देशज लोग का मतलब कि नेटिव्स हैं वो। जैसे रेड इंडियंस अमेरिका के नेटिव्स है, वैसे हम लोग यहाँ के नेटिव है। हम कोई बाहर से तो आए हुए हैं नहीं। अब हमारे बाप दादाओं ने इस्लाम की खूबसूरती कह लीजिए, या दूसरों की ज़्यादती कह लीजिए, या किसी भी और वजह से, कोई पैसा तो दिया नहीं था, लालच पर लोभन तो घूस तो दिया नहीं था इस्लाम में आने के लिए। हमारे दादा नहीं बदले होंगे, परदादा नहीं बदलेंगे, उनके परदादा बदले होंगे। तो उन लोगों ने इस्लाम को इसलिए तस्लीम किया कि ये एक ऐसा मजहब है जो बराबरी का मौका देता है, जो किसी में भेदभाव नहीं करता है, जिसमें सब आपस में भाई भाई है, जिसमें कोई किसी को ये नहीं कहता है कि तुम छोटे हो, हम बड़े हैं, तुमसे अलग है, तुम अलग हो। सब एक जैसे हैं, सब एक बराबर है। तो मेरा मानना है कि आज के डेट में हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, उनका दीन इस्लाम है और उनकी जाति मुसलमान है। अब अल्लाह के इस बनाए हुए दीन में जो ये तफरका पैदा करता है कि वो ये जाति का है, वो फ़लाँ जाति का है, अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये अशराफ, अजलाफ और ये अर्जाल है, ये 1874 के सेंसस में अंग्रेज़ों ने कैटेगराइज कर दिया। ये इससे पहले कभी था ही नहीं। तो अब 1874 में अंग्रेज़ों ने लिख दिया कि ये अशराफ हैं, ये अजलाफ हैं, ये अर्जाल है। उसके बाद 1901 के सेंसस में फिर से अंग्रेज़ों ने कह दिया कि नहीं, ये फ़लाँ जाति के हैं, ये शाख हैं, ये अंसारी हैं, ये राइन है, ये फ़लाना है, ये फ़लाँ है, ये धुनिया है, ये मंसूरी है। ये अंग्रेज़ों ने किया। उन्होंने आदमी का रिलीजन इस्लाम रखा, लेकिन उन्होंने उनकी जाति हिंदुओं के कंटेम्पोररी रख दी। जैसे हिंदुओं में उन्होंने जाति रखा, वैसे ही मुसलमानों में भी नाई भी रख दिया उन्होंने, मुसलमानों में वो भी रख दिया, कुछ मतलब नट भी रख दिया, बहुत सारे कास्ट रख दिया। आप 1901 का सेंसस उठा के पढ़ो। अंग्रेज़ों ने सिर्फ आपको ये समझा कि भाई ये जाति आधारित व्यवस्था जो हिंदुस्तान की है, ये हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। ये लोग सिर्फ कहने को हिंदू है, कहने को मुसलमान है, लेकिन है ये जाति। ये सब एक ही कुंभ से हैं ये सब है, एक ही टाइप के लोग, एक ही टाइप के लोग, एक जाति के लोग हैं। ये जरूर है कि क्या है ना कि हमारा समाज में इतना ज़्यादा भेद है, इतना ज़्यादा डिस्पैरिटी जिसको कहते हैं, ऊंच नीच है। आपने 18% मुकम्मल 18% की बात कर दी। मैं वहीं आ रहा हूँ कि इतना ज़्यादा वो क्रिएट हो गया ना, डिवाइड क्रिएट हो गया है सोसाइटी में, गरीबी अमीरी का और डिप्राइवेशन का और वंचितों का, शोषितों का इतना ज़्यादा हो गया ना कि कोई भी आदमी जो आता है ना, उससे लोगों की अचानक उम्मीदें बढ़ जाती है। मुझसे भी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई कि एक पहली बार कोई बंदा है जो ये लोग जो है तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोग जाति की बात ही कर रहे हैं, लोग अपने अपने खानों की बात कर रहे हैं। ये बंदा कहता है कि नहीं भाई, आप 18% को एक मानो, 18% एक है और एक रहेगा, और उन 18% की पूरे की चिंता करो, क्योंकि सोशल इंडेक्सिंग में मुसलमानों में किसी की भी हालत बेहतर नहीं है। जो ये 18% की आबादी है, हर मामले में सोशल इंडेक्स के जितने भी मामले होते हैं, भूखमरी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और जितने भी आप हेल्थ इश्यूज़ ले लो, आप मोर्टेलिटी रेट ले लो, आप बर्थ कंट्रोल का सिस्टम ले लो, आप एजुकेशनल पैटर्न ले लो, आप ड्रॉप आउट ले लो, ये सारी चीज़ों में इन 18% का एक ही हाल है। उसमें आपस में कोई गरीब, कोई डिफ्रेंशिएशन या कोई स्ट्रेटिफिकेशन, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो कोई बंदा अगर जैसे मेरे जैसा आदमी, मैं सामने आके कह रहा हूँ कि भाई मैं 18% की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, मैं 18% को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप एक हो, आपका तकलीफ़ भी एक है, आपकी खुशी भी एक है, आपका दर्द एक है, आपकी जो हिस्सेदारी है वो एक है। तो आप मिल के मांगो, मिल के इकट्ठा करो। आप ऐसे लोगों को भेजो जो आपके हक की बात करे, जो आपको बराबरी का दर्जा दिलाने की बात करे, जो आपको समाज में जो आपका शेयर बनता है, जो देश के विकास में आपका योगदान है उसको वैल्यू करे,
जो आप इस देश के शहरी होने के नाते आपको जो मिलना चाहिए उसकी लड़ाई लड़े, तो लोगों को शायद ये बात अच्छी लगी होगी कि एक आदमी तो है जो एकता की बात करता है, जो जो बराबरी की बात करता है, जो मुसलमानों को जोड़े रखने की बात करता है, जो कौम को टूटने से बचाने की बात करता है, कौम को आपस में बंटने से रोकने की बात करता है। मुझे खुशी होगी कि अगर लोगों का ये सोशल मीडिया का जिस तरह से सपोर्ट है और जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या मिलने आ रहे हैं या मुबारकबाद दे रहे हैं, तो मुझे कोई ऐसा बहुत ही मेरा कोई ख्वाब नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या मुझे कोई लोग इसलिए याद करें कि कोई मैंने बहुत अद्भुत काम कर दिया। मैं वही पुरानी बातें कह रहा हूँ कि आप एक बनो, नेक बनो और 18% जियो मरो, साथ में मरो। जिसको इज्जत देनी है साथ में दो, जिसको वोट करना है इकट्ठे करो। इकट्ठे रहोगे तभी आपका भला है। अगर आप टुकड़े टुकड़े में बट गए, आप अपने ऊपर एक स्ट्रेटिफिकेशन लगा लिया, एक झूठा ये ओढ़ लिया कि हम में ये वो है, वो ये है, ये बड़ा है, ये छोटा है। अभी हमारी जो भाजपा की सरकार है ये 3 चीज़ों पे चलती है। मैं 3 वर्ड लेने जा रहा हूँ, मेदा, मादा और पसमादा। मैदा का मतलब कि जैसे आपका पेट जो है, आप क्या खाओगे, मुर्गा, मटन, मछली, मांस खाओगे नहीं खाओगे, मांस बिकेगा नहीं बिकेगा, हलाल बिकेगा, झटका बिकेगा, ये उलझाए रखते हैं लोगों को। इनका काम है कि पब्लिक आपस में जो है ना, उनका दिमाग जो है किसी ऐसी तरफ डाइवर्टेड रहे कि ये अपने हक की बात ना करे। ये जो है ना, ये कुछ हमको सरकार को ये अकाउंटेबिलिटी ना पूछे कि भाई हमारे रोज़गार का क्या हुआ, हमारे जो है लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप लड़ते रहो आपस में, हलाल झटका पे लड़ते रहो, मुर्गा मटन मछली पे लड़ते रहो, आप नवरात्र पे मटन न खाओ, आप रमज़ान पे शराब पे लड़ते रहो आप। उससे तो सरकार का भला है नहीं कि सरकार से आप कुछ पूछोगे नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगोगे। जो लोग हुकूमत में हैं उनसे आप अकाउंटेबिलिटी भूल जाओगे। दूसरा है मादा। जो मादा के लिए आपने अचानक कहा कि हम एक ट्रिपल तलाक में हम जो है बहनों को इंसाफ दिलाएंगे, तो बहनों को इंसाफ अगर मिला कि नहीं मिला, मेरी दरख्वास्त है कि इसका सोशल ऑडिटिंग कराइए कि कितने मुसलमान भाई अभी तक अपनी बीवियों को ट्रिपल तलाक देने के चक्कर में जेल गए और कितनी मुस्लिम बहनों को इसमें हक और इंसाफ मिला। और तीसरा, अब एक नया वर्ड ये लोग लेके आए हैं, पसमादा। तो अब ये पसमादा किसको बनाने जा रहे हो भाई? मैं कह रहा हूँ कि मुझे माफ़ करो यार, मैं पसमादा ना हूँ, ना मैं पिछड़ा हूँ, ना मैं अगड़ा हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ भाई, मुझे मुसलमान मानो। तो मेरा सारे लोगों से 18% वालों से ये सबमिशन कह लीजिए, दरख्वास्त कह लीजिए, गुजारिश कह लीजिए कि भाई सब मिल जाओ यार, सब मिल के एक रहो और जिसको भी वोट करना है आप करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी पार्टी को वोट दो या उसको दो, इसको ना दो। जिसको देना है इकट्ठे दो यार, इकट्ठे दोगे तो वैल्यू रहेगी, तुम्हारी पूछ रहेगी। ना दोगे इकट्ठे, आपको जिसको ख्वाहिश है उसको दोगे। हर आदमी अपनी इंडिविजुअल राय रखोगे, हर आदमी हर तरफ माइल रहोगे, तो आप बहुत सारे आपके कंसिडरेशन होंगे। अगर उस आधार पे रहोगे तो आपका तो नुकसान होगा ही, और आपके नुकसान में पूरी कौम का नुकसान है, पूरी बिरादरी का नुकसान है, पूरी 18% की तबाही आने वाली है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व आईजी नूर हुदा साहब। अब आपने अपने अफसर वाले पद को त्याग कर राजनीति में कदम रखा है और लोग लगातार पिछले 42 घंटे से इनके नाम पर, इनके काम पर और इनके ही मामलात में चर्चा कर रहे हैं। लोग इन्हें